हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था से पार्ट 4 करेंगे, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए घटना चक्र से। आप सभी जानते हैं कि ये 200 प्लस क्वेश्चंस का सेशन चल रहा है, जिसमें हर रोज़ 50 क्वेश्चन का सेशन आता है। तो ये पार्ट चौथा है, जिस इसमें भी 50 क्वेश्चन का ही सेशन होंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और इन 50 क्वेश्चंस में आप लोग का क्या स्कोर रहा, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या स्कोर रहा। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, और इस सेशन का 151वां क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है। ऑप्शन ए कह रहा है निगम कर, ऑप्शन बी आयकर, ऑप्शन सी दान कर, ऑप्शन डी संपत्ति कर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा, निगम कर। बताते हैं क्यों होगा। बजट अनुमान जो है 2021-22 के अनुसार सरकार की कुल आय के अंतर्गत प्रत्यक्ष करों में सर्वाधिक हिस्सेदारी आयकर 14% तथा राजस्व निगम कर 13% है। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा निगम कर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। ऑप्शन ए है कारारोपण, ऑप्शन बी है सार्वजनिक व्यय, ऑप्शन सी है ब्याज दर, ऑप्शन डी है सार्वजनिक ऋण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा, ब्याज दर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। ऑप्शन ए है प्रोफेसर डीटी लकड़ावाला, ऑप्शन बी है डीसी रंगराजन, ऑप्शन सी है श्री दिग्विजय सिंह, ऑप्शन डी है श्री केसी पंत। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा, डॉक्टर सी रंगराजन। ये 2004 बीपीएससी 45वां का प्री का क्वेश्चंस है, इसलिए डीसी रंगराजन होंगे। आइए इसका कुछ विश्लेषण देखते हैं। बता दें दोस्तों कि वर्ष 2002 में गठित 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रिजर्व बैंक के भूतपूर्व गवर्नर डीसी रंगराजन थे। 12वें वित्त आयोग की सिफारिशें वर्ष 2005 से 10 की अवधि के लिए थी। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग का गठन एनके सिंह यानी कि नंद किशोर सिंह की अध्यक्षता में नवंबर 2017 में किया गया है, जिसकी सिफारिशें 2020 से 2025 तक लागू होनी थी, जिसे अब 2021 से 26 कर दिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 14वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग शुद्ध केंद्रीय राजस्व कर में राज्यों का प्रतिशत भाग है, कितना है बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है 32%, ऑप्शन बी कह रहा है 35%, ऑप्शन सी कह रहा है 40% और ऑप्शन डी कह रहा है 42% और ऑप्शन ई कह रहा है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि 14वें वित्त आयोग का गठन 2 जनवरी 2013 को पूर्व आरबीआई गवर्नर डॉक्टर वाई बी रेड्डी की अध्यक्षता में हुआ था। वित्त आयोग ने अपनी सिफारिशों में केंद्रीय विभाज्य पूल में राज्यों को मिलाने वाला हिस्सा 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया। तो 15वें वित्त आयोग ने राज्यों की हिस्सेदारी 42 से कम करके 41 करने की सिफारिश किया और 1% जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दिया गया। फिर से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों कि मेरे बातों पे ध्यान रखिएगा, ताकि क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएँ और आगे का क्वेश्चन आसानी से लगा पाएँ। तो इसका विश्लेषण जो होगा यानी एक्सप्लेनेशन जो होगा उस पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी से आपका जो सारे क्वेरी हैं क्लियर होंगे, मन में जो भी डाउट होंगे वो क्लियर होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है वाहक चेक, ऑप्शन बी है क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन सी है डिमांड ड्राफ्ट, ऑप्शन डी है उपहार चेक। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा, माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा,
क्रेडिट कार्ड क्यों होगा, बताते हैं। अर्थव्यवस्था के विकासमान स्वरूप के दृष्टिगत बैंकों के उपकरणों में भी परिवर्तन हो रहा है। इसी क्रम में लेन देन यानी कि ट्रांजैक्शन को सुविधाजनक बनाने हेतु बैंकों ने अपने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड जारी करना प्रारंभ किया। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ग्राहक सामानों की खरीद का भुगतान कर सकते हैं तथा खरीद के मूल्य की राशि के बदले मुद्रा ग्राहक के बैंक खाते से संबंधित पक्ष को स्थानांतरित हो जाती है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एवं कैश कार्ड को ही प्लास्टिक मनी के नाम से जाना जाता है। ये सभी बातें आप लोग अच्छे से जानते होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 8 अक्टूबर 1991 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक दर 11% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत किया था। एज अ स्टैटिक्स जीके इसे देख सकते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है 11.5% प्रति वर्ष कर दिया। ऑप्शन बी कह रहा है 12% प्रति वर्ष कर दिया। ऑप्शन सी कह रहा है 12.5% प्रति वर्ष कर दिया। ऑप्शन डी कह रहा है 13% प्रति वर्ष कर दिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा, 12% कर दिया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा घोषित रो कर संचय अनुपात की वर्तमान दर है। ऑप्शन ए है 11%, ऑप्शन बी है 10%, ऑप्शन सी है 90% और ऑप्शन डी है 8%। तो दोस्तों बता दें कि ये 1999 का बीपीएससी प्री का 43वीं का ये क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग को हम समझते हैं कि लगाने में कठिनाई होगी, फिर भी इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि करंट का कुछ और है और पहले का कुछ और है। तो बता दें दोस्तों, वर्तमान 9 जुलाई 2021 में जारी मौद्रिक नीति में बैंक दर 4.25% है। MSSF दर यानी कि 4.25%, रेपो रेट 4%, रिवर्स रेपो रेट जो है 3.35% है। नकद अड़क्षी अनुपात यानी कि CRR 4% तथा सांविधिक तरलता अनुपात SLR जो है 18% है। तो इसीलिए हम बोल रहे थे कि अभी लगाना जो है कठिन होगा, इसका आंसर लगाना कठिन होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये आता है कि इतना पुराना क्वेश्चन हम कैसे लगा पाएँ। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा तो कठिनाई होगी ही। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। ऑप्शन ए है मुद्रा की मात्रा, ऑप्शन बी है मूल्य स्थिरता, ऑप्शन सी है बचत दर, ऑप्शन डी है संसाधनों का उपयोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए होगा, मुद्रा की मात्रा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है। ऑप्शन ए है व्यावसायिक बैंक का, ऑप्शन बी है विकास बैंक का, ऑप्शन सी है निवेश बैंक का, ऑप्शन डी है सहकारी बैंक का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा, निवेश बैंक का। क्योंकि दोस्तों जीवन बीमा निगम LIC जन सामान की बचत गतिमान कर औद्योगिक प्रतिभूतियों में निवेश करता है। इस प्रकार LIC निवेश बैंक का एक उदाहरण है। LIC जनसाधारण से बीमा करने के आधार पर भारी मात्रा में राशियां एकत्र कर उनका अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में निवेश करता है तथा इस स्तर के बड़े निवेश के द्वारा भारी प्रतिफल यानी कि रिटर्न प्राप्त करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि विकास बैंक निम्नलिखित का एक अंश है। ऑप्शन ए है वाणिज्य बैंक का, ऑप्शन बी है IDBI बैंक, ऑप्शन सी है नाबार्ड, ऑप्शन डी है सहकारी उधार ढांचा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा, सहकारी उधार ढांचा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय मुद्रा छापा जाता है। ऑप्शन ए है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, ऑप्शन बी है वित्त मंत्रालय में, ऑप्शन सी है संसद में और ऑप्शन डी है नासिक प्रिंटिंग प्रेस में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा, नासिक प्रिंटिंग प्रेस में। दोस्तों ये बात आपको बता दें कि करेंसी जो है, नोट जो है, करेंसी प्रेस नोट नासिक महाराष्ट्र में 10, 20, 50, 100, 200, 500 तथा 2000 रुपये के नोट छापता है और उनकी पूर्ति करता है। और करेंसी प्रेस नोट नासिक के अतिरिक्त जो है बैंक नोट प्रेस देवास
यानी कि मध्य प्रदेश में जो है देवास, तथा शाहबनी पश्चिम बंगाल और मैसूर कर्नाटक के भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड में भी भारतीय मुद्रा छापी जाती है। इनके अतिरिक्त कहाँ कहाँ छापी जाती है, तो फिर से बता दें, देवास मध्य प्रदेश में है, शाहबनी पश्चिम बंगाल में है, मैसूर कर्नाटक में है। इन सभी जगह पे पैसा छापी जाती है। कौन कौन से नोट छापी जाती है, 10 20, यानी कि सभी जो हमारे भारत में प्रचलन में हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य है। ऑप्शन ए है मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना। ऑप्शन बी है निजी बैंकों को नियंत्रण में करना। ऑप्शन सी है शेयर बाजार का नियंत्रण करना। और ऑप्शन डी है बहुमूल्य धातु बाजार का नियंत्रण करना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा, मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि डैश की सिफारिश पर बैंकों की ब्याज दरों का विनियंत्रण आधारित है। तो इसका जो ऑप्शन है चलाया कमेटी, ऑप्शन बी है दांतावाला कमेटी, ऑप्शन सी है नरसिम्हन कमेटी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा, नरसिम्हन कमेटी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा व्यवस्थित बैंकों के लिए पूंजी की पर्याप्तता मानक है। ऑप्शन ए है 5%, ऑप्शन बी है 6%, ऑप्शन सी है 7% और ऑप्शन डी है 8%। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा, 8%। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसे ग्रामीण बैंकों के नाम से पुकारा जाता है, वर्गीकृत हैं। ऑप्शन ए है भूमि विकास बैंकों के रूप में, ऑप्शन बी है वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं के रूप में, ऑप्शन सी है अनिर्धारित बैंकों से, ऑप्शन डी है अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाबार्ड जो है उधार देता है। किसे उधार देता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है कृषि के व्यष्टिक को, ऑप्शन बी है ग्रामीण विकास की संस्थाओं को, ऑप्शन सी है कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को और ऑप्शन डी है कृषि के लिए राज्य सरकारों को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा, कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को। आइए नाबार्ड के बारे में कुछ विशेष जानते हैं। जुलाई 1982 को स्थापित नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु पुनर्वृत्ति प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था है। नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए सीधे वित्त न प्रदान कर इसी उद्देश्य हेतु स्थापित कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को उधार प्रदान करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम है। ऑप्शन ए है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी है कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक, ऑप्शन सी है भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन डी है इम्पीरियल बैंक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो हमारे विश्लेषण पे आप लोग गौर करते होंगे, ध्यान देते होंगे, तो इसका आंसर आसानी से लगा पाए होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा, कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दुर्लभ मुद्रा हार्ड करेंसी का आशय उस मुद्रा से है जो, ऑप्शन ए है वहन करने में बहुत कठिन है, ऑप्शन बी है कमाने में बहुत कठिन है, ऑप्शन सी है विकसित देशों का है और ऑप्शन डी है विकासशील देशों का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा, विकसित देशों का है। बता दें दोस्तों कि दुर्लभ मुद्रा से तात्पर्य है कि विकसित देशों की मुद्राओं से है। इन्हें दुर्लभ मुद्रा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी पूर्ति की तुलना में मांग अधिक होती है, इसे आसानी से इनकी प्राप्ति नहीं होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा। ऑप्शन ए है प्रथम योजना, ऑप्शन बी है दूसरी योजना, ऑप्शन सी है चौथी योजना, ऑप्शन डी है वार्षिक योजनाएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रथम योजना।
बताते हैं। वर्ष 1951 से प्रारंभ होकर आज तक संपूर्ण योजना काल में केवल पहली पंचवर्षीय योजना यानी कि 1951 से 56 की अवधि में ही कीमत स्तर नीचे आया था। थोक कीमत सूचकांक यानी कि WPI आधार वर्ष 1961-62 बराबर 100, जो 1950 से 51 में नवासीवा था, 1955-56 में गिरकर 74 हो गया था। अर्थात इनकी 5 वर्षों में कीमत स्तर में 3.2% वार्षिक कमी हुई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा इनमें से स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, ऑप्शन बी है नाबार्ड, ऑप्शन सी है राज्य वित्तीय निगम और ऑप्शन डी है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नाबार्ड। क्योंकि कृषि तथा ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय बैंक यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड का ये फुल फॉर्म है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी जुलाई 1982 में कृषि एवं ग्रामीण विकास के सर्वोच्च बैंक के रूप में की गई थी, जिसका औद्योगिक वित्त से कोई संबंध नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है। ऑप्शन ए है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले आपको बता दें दोस्तों कि सरकार का बैंकर तथा बैंकों के बैंक एवं अंतिम ऋणदाता के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक है। नोट जारी करने तथा मौद्रिक नीति के निर्माण एवं उसके क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी रिजर्व बैंक की स्थापना अप्रैल 1935 में की गई थी, जिसका राष्ट्रीयकरण 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है। ऑप्शन ए है नाबार्ड, ऑप्शन बी है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन सी है भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन डी है इलाहाबाद बैंक और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई होगा। अब ई क्यों होगा बताते हैं। विकल्प में जो सभी संस्थाएं जो दिया गया है ये प्रत्यक्ष वित्त के स्रोत हैं। हालांकि नाबार्ड द्वारा नागरिकों को कोई प्रत्यक्ष वित्त नहीं उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन फूड पार्क, सहकारी बैंकों आदि को प्रत्यक्ष वित्त उपलब्ध कराया जाता है। अन्य संस्थाएं नागरिकों से लेकर छोटे, लघु तथा बड़े उद्यमों को भी प्रत्यक्ष वित्त उपलब्ध कराती है। तो इनमें तीन तीन आंसर हैं, इसलिए इनका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है। ऑप्शन ए है अनुपातिक कोष प्रणाली पर, ऑप्शन बी है न्यूनतम कोष प्रणाली पर, ऑप्शन सी है स्थिर विनिमय प्रणाली पर और ऑप्शन डी है पूर्ण परिवर्तनशीलता प्रणाली पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, न्यूनतम कोष प्रणाली पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में डीजल की कीमतें बढ़ाई गई। ऑप्शन ये है, ये देख लीजिएगा कि ये 43वां BPSC प्री का क्वेश्चन है 1999 का। तो अभी का मत समझ लीजिएगा, क्योंकि अभी भी डीजल पेट्रोल का कीमत बढ़ी हुई है। तो इसका ऑप्शन ए है सरकार की आय में वृद्धि हेतु, ऑप्शन बी है सरकार का मनमानी पूर्ण निर्णय, ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के स्तर पर तदनुसार मूल्य निर्धारण हेतु, जो कि पिछली सरकार के उठाए गए कदम का परिपालन है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, तब के हिसाब से, क्योंकि सरकार द्वारा वर्ष 1999 में सड़क विकास के लिए प्रति लीटर डीजल पर 1 रुपये उपकर आरोपित किया था, जिसे डीजल की कीमतों में 1 रुपये बढ़ गई। पुनः डीजल की घरेलू कीमतों को अंतर्राष्ट्रीय कीमत से समायोजित करने के लिए सरकार ने डीजल की कीमत में 32 से 34 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की। वर्ष 2014 से डीजल मूल्य पूर्णतः अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्यों से निर्धारित होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेशी व्यापार में धन लगाने में मदद की, किसकी।
ऑप्शन ए है नाबार्ड के द्वारा, ऑप्शन बी है एग्जिम बैंक के द्वारा, ऑप्शन सी आईडीबीआई बैंक के द्वारा और ऑप्शन डी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एग्जिम बैंक के द्वारा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो बता दें दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होगा एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। इस योजना का उद्देश्य वस्तुओं तथा सेवाओं की निर्यात क्षमता बढ़ाने तथा निर्यात की स्पर्धात्मकता बढ़ाने हेतु पूंजीगत वस्तुओं के आयात को सरल बनाना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी। हम पहले भी बताए थे कि हमारे विश्लेषण पे, एक्सप्लेनेशन पे आप लोग गौर कीजिएगा ताकि आगे का क्वेश्चन आसानी से लगा पाएँ। अगर आप लोग गौर किए होंगे, ध्यान दिए होंगे तो इसका आंसर ज़रूर लगा पाए होंगे। हम हिंट कर देते हैं, इसका स्थापना जुलाई 1982 में की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, छठी पंचवर्षीय योजना। 1980 से 85 तक जो रही थी छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि, उसी में 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिलेनियम विकास लक्ष्य में किसे शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन ए है निर्धनता एवं भूख को समाप्त करना, ऑप्शन बी है सर्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति, ऑप्शन सी है लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी है 2 अंकों वाली आर्थिक वृद्धि दर की प्राप्ति। ऑप्शन नंबर डी होगा 2 अंकों वाली आर्थिक वृद्धि दर की प्राप्ति। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साप्टा का पूर्ण रूप क्या है। साप्टा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आते हैं। ऑप्शन ए है साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट और ऑप्शन बी है सार्क प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट और ऑप्शन सी है साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एजेंसी और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। अब बताते हैं इसके बारे में विशेष। 7 दिसंबर 1995 से अस्तित्व में आए साप्टा का पूर्ण रूप दक्षिण एशिया वरीयता व्यापार समझौता है। तो इसका स्थापना याद रखिएगा क्योंकि कई एग्जाम्स में स्थापना से भी क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो इसका स्थापना फिर से बता दें कि 7 दिसंबर 1995 में अस्तित्व में आया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रुपए की विनिमय दर निर्धारित होती है। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य यानी कि अमेरिका डॉलर के संबंध में, ऑप्शन बी है ब्रिटिश पाउंड के संबंध में, ऑप्शन सी है कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब क्यों होगा आइए बताते हैं। वर्ष 1975 से 1992 तक भारतीय रुपए की विनिमय दर का निर्धारण विकसित देशों की मुद्राओं के एक बास्केट के आधार पर होता था। इस विदेशी मुद्रा बास्केट में 5 देशों या समूहों की मुद्राओं, संयुक्त राज्य अमेरिका का डॉलर, जापान की मुद्रा येन तथा ब्रिटेन की मुद्रा पौंड स्टर्लिंग, चीन की रेनमिनबी तथा यूरो को रखा गया था। मार्च 1992 से मार्च 1993 तक बाजार और निर्धारित दर की दोहरी प्रणाली अपनाई गई तथा मार्च 1993 से बाजार में मांग और पूर्ति के आधार पर रुपए की विनिमय दर निर्धारित हो रही है। तो इसका अगर करेक्ट आंसर होगा तो ये होगा कि मांग जो है बाजार में मांग और पूर्ति के आधार पर रुपए की विनिमय दर निर्धारित होती है। आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से मेरे बातों को समझ रहे होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एपेक का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए है एशिया फॉर पीस एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ऑप्शन बी है एशियन पैक्ट फॉर इन्वायरमेंट कंट्रोल, ऑप्शन सी है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कंट्रोल, ऑप्शन डी है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं दोस्तों कि तत्कालीन ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री बॉब हॉक की पहल पर एपेक की स्थापना नवंबर 1989 में हुई थी। एपेक का पूर्ण रूप एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग है। न्यूजीलैंड से कनाडा तक विस्तृत एपेक में विश्व की बड़ी व विस्तारोन्मुख अर्थव्यवस्थाओं वाले 21 राष्ट्र सदस्य हैं इनमें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण एशियाई प्राथमिकता व्यापार समझौता साप्टा का औपचारिक उद्घाटन हुआ। तो इसका ऑप्शन है 7 दिसंबर 1994 को, ऑप्शन बी है 7 नवंबर 1993 को, ऑप्शन सी है 7 दिसंबर 1995 को, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम पहले भी बताए हैं कि हमारे विश्लेषण पे ध्यान रखिएगा। हम ये बार बार इसलिए बताते हैं दोस्तों कि विश्लेषण पे ध्यान रखने से ये होता है कि कई सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं वहाँ से और कई सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। तो इसका भी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 7 दिसंबर 1995 को, जो हम पहले भी बता चुके हैं। एशिया, इसके बारे में थोड़ा डिटेल फिर से बता दें कि एशियाई वरीयता व्यापार व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम श्रीलंका ने दिसंबर 1991 में सार्क के छठे शिखर सम्मेलन में प्रस्तुत किया था। इस प्रस्ताव के तहत 1993 में साप्टा हस्ताक्षरित हुआ तथा यह 7 दिसंबर 1995 को प्रारंभ हो गया। 1 जनवरी 2006 से इसके स्थान पर दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी कि साफ्टा लागू हो गया। पहले क्या था? साप्टा, और अब क्या हो गया है? साफ्टा, SAFTA, साफ्टा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है म्यांमार, ऑप्शन सी है मालदीव, ऑप्शन डी है भूटान। तो इनमें जो है दोस्तों इसका आंसर जानने के लिए इसका हम थोड़ा सा डिटेल बता दें तो आप लोग अच्छे से इसे समझ पाएंगे। तो बता दें दोस्तों कि 7 से 8 दिसंबर 1985 को गठित दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क का ये फुल फॉर्म है। तो इसमें जो है दक्षिण एशिया के निम्न 7 देश जो हैं बताते हैं। पहला भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा श्रीलंका, चौथा नेपाल, पांचवा बांग्लादेश, छठा मालदीव, सातवां भूटान। तो सार्क के 12वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को भी संगठन का सदस्य बनाने का निर्णय सदस्य राष्ट्रों द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया। अफगानिस्तान ने 2007 में नई दिल्ली में आयोजित सार्क के 13वें शिखर सम्मेलन में सदस्य राष्ट्र के रूप में हिस्सा लिया। अतः वर्तमान में सार्क के सदस्य देशों की संख्या 8 हो गई, जबकि चीन और म्यांमार इसके सदस्य नहीं है। इसलिए इसका जो आंसर होता दोस्तों ये ए और बी दोनों हो रहा है। इस कारण से इसका आंसर आप लोग नन ऑफ दिस लगाइएगा, इनमें से कोई नहीं। हालांकि ये 1999 का क्वेश्चन है इसलिए इनमें ई का ऑप्शन नहीं है, ये आप लोग अच्छे से जानते होंगे अगर आप BPSC का तैयारी मूल रूप से कर रहे होंगे तो। अनदर एग्जाम्स का भी तैयारी कर रहे होंगे तो इस बारे में ज़रूर जानते होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए है अफगानिस्तान, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है नेपाल और ऑप्शन डी है पाकिस्तान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, अफगानिस्तान। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 1997 से 98 का, तब अफगानिस्तान नहीं था। ये 2007 में ये सम्मिलित हुआ था 13वें शिखर सम्मेलन में, जो हम जस्ट ही बताए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के अद्यतन निर्यात आयात व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो कथन एक कह रहा है कि भारत के निर्यात में कपड़ा क्षेत्र का 21% तथा रत्न एवं आभूषण का 17% योगदान है। दूसरा कह रहा है कि पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका संयुक्त रूप से भारत के निर्यात में 53% तथा उसके आयात में 40% हिस्सा रखते हैं। और तीसरा कह रहा है कि लैटिन अमेरिकी, उप सहारीय अफ्रीकी तथा मध्य पूर्व के देश भारतीय निर्यात व्यापार के लिए सर्वाधिक संभाव्य बाजार प्रस्तुत करते हैं। और ऑप्शन जो
अगला कह रहा है चौथा कि विश्व निर्यात में भारत की भागीदारी 2% से कुछ अधिक है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है या गलत है, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ भी थोड़ा सा दुविधा है, तो हम इसे डिटेल में समझाना चाहेंगे ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाएँ। तो बता दें दोस्तों कि भारत के निर्यात में कपड़ा क्षेत्र का योगदान वर्ष 2004-05 में 12% तथा रत्न एवं आभूषण क्षेत्र का योगदान 16.5% था। भारत के निर्यात में वर्ष 2004 से 5 में यूरोपीय यूनियन का 21% तथा अमेरिका का 16.5% हिस्सा था। वर्ष 2004 से 5 में भारत के आयात में जो यूरोपियन जो संघ है उसका जो था 16.8% तथा यूएसए का 6.3% रहा। नई आयात निर्यात नीति 2004 में लैटिन अमेरिका, उप सहारीय अफ्रीका तथा मध्य पूर्वी देशों को भारतीय निर्यात के लिए सर्वाधिक संभाव्य बाजार के रूप में चिन्हित किया गया। 2004-05 में भारत की भागीदारी विश्व निर्यात में 0.8 थी। इस प्रकार उपयुक्त में मात्र तीसरा विकल्प ही सही है। इनमें जो है सिर्फ तीसरा नंबर ये जो है ये नंबर वाला सिर्फ सही है, बाकी के चारों गलत हैं। तो देख रहे होंगे आप लोग ऑप्शन में कि 1 तथा 2 दिया हुआ है, ऑप्शन बी में 2, 3 तथा 4 दिया हुआ है, ऑप्शन सी में 3 तथा 4 दिया हुआ है, ऑप्शन डी में 1, 2, 3 दिया हुआ है। तो दोस्तों इसका इसीलिए विकल्प 3 ही सही है। तो यहाँ अगर ई ऑप्शन रहता तो नन ऑफ दीज हो जाता, है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2001-02 तथा वर्ष 2002-03 के दौरान भारत के कृषि व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। कथन 1 कह रहा है कि भारत के कुल आयात में कृषि आयात का योगदान लगभग 12% रहा। कथन 2 कह रहा है कि भारत के कुल कृषि आयात मूल्य में खाद्य तेलों का योगदान लगभग 62% रहा। तीसरा कह रहा है कि भारत के कुल निर्यात में कृषि निर्यात का योगदान लगभग 4% रहा। और चौथा कह रहा है कि भारत में कुल कृषि निर्यात मूल्य में समुद्री उत्पादों का योगदान लगभग 23% रहा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा। 2 और 4 आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। फिर इसका डिटेल बता दें दोस्तों कि वर्ष 2001-02 तथा वर्ष 2002-03 के में भारत के कुल आयात में कृषि आयात का हिस्सा जो है वो 3.75 तथा 4.6% था। इन्हीं वर्षों में खाद्य तेल का आयात कुल कृषि आयात के लगभग 62% रहा था। वर्ष 2002-03 में कुल निर्यात में कृषि निर्यात का हिस्सा 11.8% था, न कि 4%। तो आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार भारत के से कुल कृषि निर्यात में सामुद्रिक उत्पाद का हिस्सा वर्ष 2019-20 में 2.1% तथा 2020-21 में 2.2% हैं। तो इसे अच्छे से आप लोग समझ पाए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2019-20 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश है। तो ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन डी है सऊदी अरब और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2017 में मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी थी। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, अगर ना भी लगे कोई नहीं, फिर भी लगाइए। ऑप्शन ए कह रहा है 5%, ऑप्शन बी है 6%, ऑप्शन सी है 2%, ऑप्शन डी है 3% और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो दोस्तों बता दें कि खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा अप्रैल 2018 में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017 में मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं के योगदान में भारत की हिस्सेदारी 5.31% है, जबकि मांस उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 2.7% है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2019-20 में मांस और मांस से बने खाद्य पदार्थ का निर्यात 23,347 करोड़ रुपए था।
तो इनमें से कोई नहीं होंगे। आप लोग समझ पाए होंगे क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इनमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में एक नई योजना निर्वीक घोषित की है। अर्थव्यवस्था का निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा? ऑप्शन ए कह रहा है कृषि क्षेत्र, ऑप्शन बी कह रहा है औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन सी कह रहा है स्वास्थ्य क्षेत्र और ऑप्शन डी कह रहा है निर्यात क्षेत्र और ऑप्शन ई कह रहा है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, निर्यात क्षेत्र। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में देश ने ग्रहण किया है, वर्तमान में देश ने ग्रहण किया है क्या? ऑप्शन ए है भारतीय मुद्रा की आंशिक विनिमयता, ऑप्शन बी है भारतीय मुद्रा की पूर्ण विनिमयता, ऑप्शन सी है चालू खाता की पूर्ण विनिमयता और ऑप्शन डी कह रहा है कि पूंजी खाता की पूर्ण विनिमयता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार में है कितना है? ऑप्शन ए है 34,55,882 करोड़, ऑप्शन बी है 30,55,882 करोड़, ऑप्शन सी है 32,55,882 करोड़ और ऑप्शन डी है 28,55,882 करोड़ और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर में करंट अफेयर्स पढ़े होंगे तो इसका आंसर बखूबी लगा पाए होंगे, अगर 65वीं बीपीएससी का एग्जाम्स प्री का दिए होंगे तो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन वित्तीय संस्था विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है आईएफसी, ऑप्शन बी है आईबीआरडी, ऑप्शन सी है एबीडी, ऑप्शन डी है आईडीए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, एबीडी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि डब्ल्यूटीओ अस्तित्व में आया। ऑप्शन ए है जनवरी 1994, ऑप्शन बी है जनवरी 1995, ऑप्शन सी है जनवरी 1996, ऑप्शन डी है जनवरी 1997। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, जनवरी 1995। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष में भारतीय रुपए का महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया? ऑप्शन ए है 1990, ऑप्शन बी है 1991, ऑप्शन सी है 1994 और ऑप्शन डी है 1999। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1991। अब बताते हैं क्यों होगा। 1991 में जुलाई माह की 1 तारीख एवं 3 तारीख को भारतीय रुपये को विश्व के 5 प्रमुख देशों अमेरिका, जर्मनी, जापान, फ्रांस एवं ब्रिटेन की मुद्राओं के सापेक्ष लगभग 18 से 19% अवमूल्यित किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के लिए किस देश से सर्वाधिक द्विपक्षीय सहायता आती है? ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन और ऑप्शन डी है इंग्लैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, जापान। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थशास्त्र में सन 1998 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? इस स्टैटिक्स जीके के तौर पे भी ले सकते हैं। ऑप्शन ए है सोलो, ऑप्शन बी है मार्शल, ऑप्शन सी है अमर्त्य सेन और ऑप्शन डी है पॉल सैमुअल्सन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, अमर्त्य सेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन किया गया कब? ऑप्शन ए है जुलाई 1991 में, ऑप्शन बी है जुलाई 1993 में, ऑप्शन सी है जुलाई 1997 में और ऑप्शन डी है जुलाई 2001 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, जुलाई 1991 में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार कौन देश हैं? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया,
और ऑप्शन डी है यूएसए। ये 2001-2 के अनुसार ये क्वेश्चंस हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, यूएसए। दोस्तों इस बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं। वर्ष 2000 और 2001 तथा 2 में भारत के कुल व्यापार यानी कि आयात प्लस निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी क्रमशः 13% तथा 12.2% थी, जो विश्व के अन्य किसी भी देश की अपेक्षा सबसे ज़्यादा थी। वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार ने वेबसाइट पर दिए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत के व्यापार भागीदार देशों का क्रम जो है बताते हैं। पहले चीन है, तब संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात, उसके बाद है हांगकांग। तो प्रथम पे कौन है? चीन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कितने हैं? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 8। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, 7। अब क्यों होगा आइए बताते हैं। वर्ष 1995 तक भारत में कांडला, मुंबई, नोएडा, फाल्टा, कोच्चिन, चेन्नई तथा विशाखापट्टनम कुल मिलाकर 7 निर्यातक प्रसंस्करण क्षेत्र थे। बाद में वर्ष 1997 में सूरत में भी निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र स्थापित किया गया। वर्तमान स्थिति यह है कि 1 नवंबर 2000 से कांडला, मुंबई, कोच्चिन और सूरत निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र को विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि सेज में परिवर्तित कर दिया गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं और इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में पीआईओ कार्ड स्कीम किससे मेल खाती है? पहला है, इसका अभिप्राय भारतीय मूल के उन लोगों से है जो विदेश में आवास रखते हैं। दूसरा कह रहा है कि पीआईओ कार्ड रखने वाले के लिए वीज़ा ज़रूरी है। तीसरा कह रहा है इसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान के निवासी शामिल हैं। चौथा कह रहा है कि भारत में कहीं भी अस्थायी संपत्ति की प्राप्ति, अधिकार, विनिमय और विक्रय की सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं जिनमें कृषि और पौधे से संबंध संपत्ति भी शामिल हैं। तो इसका जो इसका ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी कह रहा है केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन सी कह रहा है केवल 1 और ऑप्शन डी कह रहा है सभी चारों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, केवल 1। क्यों होगा बताते हैं। पीआईओ यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड स्कीम दिए गए विकल्प में मात्र पहले विकल्प से मेल खाती है। पीआईओ कार्ड रखने वाले के लिए भारत आने के लिए वीज़ा की आवश्यकता नहीं होगी। बांग्लादेश और पाकिस्तान के नागरिकों को पीआईओ कार्ड आवंटित नहीं होगा। पीआईओ कार्डधारी कृषि और पौधे से संबंध संपत्तियों को छोड़कर भारत में कहीं भी अस्थायी संपत्ति की प्राप्ति, अधिकार, विनिमय और विक्रय की सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आज के वीडियो से आप लोग काफ़ी कुछ सीखे होंगे। तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि इन 50 क्वेश्चंस में आप लोग का स्कोर क्या रहा। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।